और दूसरी ओर अगर बात की जाए इनको मिलने वाली सैलरीज की, तो आप भी कहेंगे कि यार काश मैं भी एक नेता होता। तो इस हिसाब से 16 करोड़ 29 लाख रुपए प्रति माह इनकी सैलरीज पे ही खर्च होते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं देश का क्या ही होगा। अगर पॉलिटिशियन को पार्लियामेंट में जाने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, तो पार्लियामेंट में न जाने के लिए अलाउंसेस क्यों नहीं काटे जाते। यार डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो अपने देश का पायलट बनने का हम सभी को इक्वली मौका देती है, फिर चाहे आप जिस मर्जी फैमिली से बिलोंग करते हो। और देखा जाए तो इंडिया में तो पायलट बनना और भी ज्यादा आसान है, मतलब देश के लिए इलेक्शन लड़ना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इंडिया के अंदर एजुकेशन का कोई मापदंड ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS चाहिए। इसी तरह से अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है तो सेम फील्ड की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। परंतु इंडिया में मिनिस्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन के नाम पे चाहिए सिर्फ, मतलब कहने का ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आप इंडिया के अंदर मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके सीधे सीधे मायने ये रखते हैं कि अगर नेता पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, परंतु आगे चल के इन्हीं नेताओं को देश का एजुकेशन मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं देश का क्या ही होगा। तो दोस्तों मैं हूं मनोज ग्रोवर और बात करते हैं डेमोक्रेसी की। यार देखो हर एक देश के अंदर डेमोक्रेसी के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। और बात की जाए डेमोक्रेसी की तो ये भी दो तरह की होती है। तो सबसे पहले आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अंदर लोग सीधा वोट डाल के अपने हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं, लाइक इन US, स्विट्जरलैंड, ब्राजील एटसेट्रा। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि इंडिया के अंदर है। इसके अंदर हम लोग सभी मिलकर MPs को चुनते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को चुनते हैं, और वही MPs आगे जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। परंतु यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि जिन नेताओं को हम अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बना के असेंबली में भेजते हैं, क्या वो हमारे लिए काम करते हैं? चलिए अगर एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि वो हमारे लिए काम करते हैं या नहीं, तो मेन बात ये है कि क्या वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं या नहीं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए इनको मिलने वाली सैलरीज की, तो आप भी कहेंगे कि यार काश मैं भी एक नेता होता। यार भारत में एक सांसद को मिनिमम एक महीने की 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो कि निरंतर मुद्रास्फीति के अनुसार और भत्तों के अनुसार बढ़ती जाती है। इसके अलावा सांसदों को अपने इलाके के अंदर लोगों से मिलने के लिए भी 70,000 रुपए महीना दिया जाता है, और अपने कार्यालयों का ध्यान रखने के लिए भी उन्हें 60,000 रुपए महीना दिया जाता है। और असेंबली सेशन के दौरान दैनिक भत्ते के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा नेताओं को अपना फोन और इंटरनेट यूज करने के लिए भी पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। तो यार यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर एक आम आदमी 500 रुपए का रिचार्ज करवाता है 3 महीने का, और वो भी इंटरनेट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि एक आम नागरिक सिर्फ 2,000 रुपए में अपने पूरे साल का फोन का और इंटरनेट का बिल पे करता है। तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि इन नेताओं को फिर 1.5 लाख रुपए क्यों दिए जाते हैं, वो भी सालाना। इसके अलावा ये नेता अपने पूरे परिवार के साथ देश के अंदर 34 घरेलू उड़ानों का भी आनंद ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर कहीं ट्रेन में जाना हो अपनी फैमिली के साथ तो फर्स्ट क्लास की सुविधाएं ये बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करें सड़क के द्वारा कहीं पे जाने के लिए, तो इसके लिए भी ये क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और 4,000 किलोलीटर पानी भी। मतलब कहने का ये है नेता बनो और ऐश करो। और अगर बात की जाए इनके रहने की, तो सरकार के द्वारा इन्हें बंगले प्रोवाइड करवाए जाते हैं रहने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि नेता कितना बड़ा है। मतलब जितना बड़ा नेता होगा उतना बड़ा बंगला मिलेगा। और जो नेता ये फैसिलिटी नहीं लेती हैं, अपने बंगले में रहते हैं, वो सरकार से 2 लाख रुपए प्रति माह एज ए रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नेताओं और उनकी पूरी फैमिली को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल की भी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। और संसद में 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नेताजी को 25,000 रुपए की पेंशन दी जाती है प्रति माह। तो यार अगर एक हिसाब लगाया जाए तो इंडिया के अंदर 543 MPs हैं जिन्हें 3 लाख रुपए महीना मिलता है। तो इस हिसाब से 16 करोड़ 29 लाख रुपए प्रति माह इनकी सैलरीज पे ही खर्च होते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं देश का क्या ही होगा। और अगर बात की जाए FIR और केसेस की जो इन नेताओं पे दर्ज होते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे नेता हैं जो सेवा करने के लिए आए थे और खुद पे ही केस दर्ज करवा के बैठे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार 543 MPs में से 251 MPs पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या काम हो रहा है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान पे अगर कोई ब्लेम लग जाता है या कोई केस दर्ज हो जाता है, तो उसे कई रातें पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता है, और अगर ऑफेंस ज्यादा गंभीर है तो और भी रातें रहना पड़ता है। और वहीं अगर किसी जॉब करने वाले इंसान पे ब्लेम लग जाता है या केस दर्ज हो जाता है, तो उसे सबसे पहले अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, और फैमिलीज के साथ जो होगा वो तो होगा ही। अब मेन बात सोचने वाली ये है कि क्या कानून सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, इन नेताओं के लिए नहीं? अगर ऐसा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि जुर्म करो और नेता
बनो या फिर नेता बन के जुर्म करो। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सही है या गलत। यार एक कॉलेज के अंदर अगर 75% अटेंडेंस जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, तो इन पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं? अगर कॉलेज में अटेंडेंस न पूरी होने पे स्टूडेंट पे फाइन लगाया जाता है, तो इन पॉलिटिशियन पे फाइन क्यों नहीं लगाया जाता पार्लियामेंट में न जाने पे? अगर पॉलिटिशियन को पार्लियामेंट में जाने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, तो पार्लियामेंट में न जाने के लिए अलाउंसेस क्यों नहीं काटे जाते? जो ये सारे अलाउंसेस इन नेताओं को दिए जा रहे हैं, क्या वो सही है या सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है? यार सवाल बहुत हैं और जवाब हम सब बेहतर जानते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि सवाल करें या चुप करके बैठे रहें, ये सोचते हुए कि हमें क्या फर्क पड़ता है। पर सच कहूं दोस्त, तो फर्क पड़ता है।